नमस्कार, बिस तक के वीडियो में आपका स्वागत है। उस खास वीडियो में हमारे साथ हैं इंडिया टुडे हिंदी के संपादक अंशुमान तिवारी जी। सर, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में चर्चा फ्यूचर रिटेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज की चर्चा इसलिए क्योंकि आज सुबह बाजार में तेजी थी। सेंसेक्स निफ्टी दोनों करीब 1% बढ़े, लेकिन ना तो रिलायंस चल रहा था और फ्यूचर रिटेल में तो लोअर सर्किट लग गया। वजह थी कोर्ट का कोई डिसीजन। क्या डिसीजन था, क्यों आया, इसी खबर से जुड़ी एक दूसरी कड़ी भी है, वो हम अगले सवाल में पूछेंगे। लेकिन पहले इस डिसीजन के बारे में समझते हैं। सर, वो क्या डिसीजन था, क्यों आया, क्यों आज शेयर बाजार में ये दोनों शेयर बिल्कुल नहीं चल पाए? कारपोरेट खबरों में आज अमेजॉन, फ्यूचर रिटेल और रिलायंस, इन तीनों के लिए सबसे बड़ा खबरों का दिन था। हालांकि शेयर बाजार इनसे अलग 50,000 से ऊपर बंद हुआ, जो कि बाजार में खुशी की दूसरी वजह थी। लेकिन भारत के कारपोरेट हलकों में और दो बहुत बड़ी कंपनियों में, अगर आप माने कि दुनिया के दो सबसे अमीर लोगों में, मुकेश अंबानी और जेफ बेजोस में जो जंग शुरू हुई थी भारतीय रिटेल बाजार की, उसमें आज का जो कोर्ट का कल का फैसला आया, वो एक तरीके से माइलस्टोन जैसा फैसला था। फैसला ये था, विवाद यहां से शुरू हुआ कि जब रिलायंस रिटेल ने किशोर बियानी की कंपनी फ्यूचर रिटेल का अधिग्रहण किया, उसके शेयरों का अधिग्रहण किया, तो अमेजन ने उसको चुनौती दी, उसका विरोध किया। क्योंकि अमेजन में फ्यूचर कूपन्स नाम की एक कंपनी थी, उसमें अमेजन की पहले से हिस्सेदारी थी और उन्होंने माना कि ये गलत है, क्योंकि फ्यूचर रिटेल बियानी की कंपनी उनकी कंपटीटर रिलायंस रिटेल के साथ इस तरीके की कोई डील नहीं कर सकती। इस पर उन्होंने आपत्ति की। स्वाभाविक सी बात थी कि रिलायंस को उसे नहीं मानना था, रिलायंस ने नहीं माना, तो डील ओके हो गई। मामला लिटिगेशन में गया, सिंगापुर के अथॉरिटी तक गया, क्योंकि अमेजन सिंगापुर में भी काम करती है। तो सिंगापुर की अथॉरिटी ने अमेजन की अगली जेफ बेजोस की आपत्ति मुकेश अंबानी और किशोर बियानी के खिलाफ सही पाई और इस डील को वहीं रोक दिया। इस फैसले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने मोहर भी लगा दी और दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि वहां की जो आर्बिट्रेशन अथॉरिटी है, उसने ये बात सही कही है और इसलिए ये सौदा यहां रुक जाएगा। अब इसका असर हमें पूरे रिटेल का जो भारत का बाजार है उसमें दिखाई दिया। इसमें अमेजन को एक तरीके से शुरुआती जीत मिल गई, रिलायंस को झटका लगा इस पूरी डील से, क्योंकि फ्यूचर के साथ रिलायंस को एक बहुत बड़ा ऑफलाइन मार्केट मिलने वाला था बिग बाजार के तौर पे, और जो बाकी ब्रांड्स हैं उनमें मिलने वाला था। तीसरी तरफ किशोर बियानी के लिए तो आज का दिन वैसे भी बिल्कुल अच्छा नहीं था। एक तरफ ये विवाद जिसमें फंस गए और दूसरी तरफ आज सेबी ने उनको इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप में उन पर पाबंदी लगा दी। उस खबर पर भी आएंगे सर। उससे पहले मैं एक चीज और समझना चाहूंगा कि सिंगापुर जाना पड़ा, भारत की दो कंपनियां कोई काम कर रही थी क्या? जैसे हमारे यहाँ कॉम्पिटिशन कमीशन है, तमाम तरीके की अथॉरिटीज हैं, प्रोसीजर्स हैं, उनमें कहीं ये चीज क्यों नहीं आई? क्यों हमें अमेजन को सिंगापुर में जाकर ये बात कहनी पड़ी, या वहां से जाकर कोई फैसला लाना पड़ा जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट को ये कहना पड़ा? ये सवाल बार बार उठता रहा है, क्योंकि भारत में जो कंपनियों का दबाव है, बड़ी कंपनियों का दबाव है, सरकार और रेगुलेटर्स पर खुलकर सामने आ जाता है। अगर आप खुली आंखों से स्पष्ट रूप से देखें तो भी ये भारत में कंपटीशन के नियमों के हिसाब से फैसला सही नहीं था, क्योंकि बिग बाजार तब तक, रिलायंस रिटेल के आने तक, ऑफलाइन मार्केट की सबसे बड़ी कंपनी थी, जिसके पास सबसे बड़े स्टोर थे। रिलायंस एंटर कर रही थी रिटेल में, और ऑफलाइन और ऑनलाइन को मिलकर एक किस्म की मोनोपोली बनाने की संभावना थी। दूसरी चीज ये थी कि अमेजॉन के साथ फ्यूचर रिटेल का एक एग्रीमेंट था, जो उस व्यवस्था के तहत था कि फ्यूचर रिटेल आगे इस तरीके के समझौते में पहले अमेजॉन को चुनेगी। लेकिन शायद भारत के रेगुलेटरी सिस्टम को ये सारी रणनीति, ये सारी चीजें समझ में नहीं है, या उन्होंने इग्नोर किया। और इसने हमको हमारे सामने एक बड़ा सवाल खड़ा किया शुरू कि क्या भारत के रेगुलेटर समझ नहीं पा रहे हैं कि भारतीय बाजार में क्या हो रहा है, या वो जानबूझकर चीजों को इग्नोर कर रहे हैं। हमने यही स्थिति फेसबुक, रिलायंस जियो और क्वालकॉम और गूगल और इनके समझौतों के बीच में देखी कि हमारे यहाँ जिस समय कंपटीशन कमीशन उसको अप्रूव कर रहा था, उस समय अमेरिका में कंपटीशन लॉ के तहत उनके खिलाफ एंटीट्रस्ट की कार्रवाई शुरू हो रही थी। वो इतनी बड़ी कंपनियां हो चुकी थी कि उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, कानूनी तौर पर उन्होंने तोड़कर 2-3 हिस्सों में बांटने की कोशिश की जा रही थी। तब हम यहाँ देख रहे थे कि भारत में सबसे बड़े सोशल नेटवर्क की कंपनी, सबसे बड़े सर्च इंजन की कंपनी, सबसे बड़ी दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी, सबसे बड़ा शॉर्ट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म रखने वाली कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट जो सबसे बड़ा सिस्टम सर्विस प्रोवाइडर है, वो सब मिलकर एक बड़े छत के नीचे आ गए।
लेकिन ये विवाद इतना ही नहीं है, इस विवाद के भी और कई सारी परतें हैं। शायद फ्यूचर रिटेल और रिलायंस इससे सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चैलेंज करेंगे, उसके बाद ये चीजें किस दिशा में जाएंगी पता नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा को लेकर, भारतीय बाजार में बराबरी और प्रतिस्पर्धा को लेकर भारतीय नियामकों की जो सुस्ती है, उस पर सिंगापुर कोर्ट का फैसला सवाल जरूर खड़े करता है और वो भारतीय कोर्ट को भी मजबूर करता है कि उस फैसले को माने। बिल्कुल। बात नियामक की हो रही है, तो एक नियामक से चलते हैं दूसरे नियामक की तरफ। दूसरा नियामक जो शेयर बाजार का नियामक है, सेबी, उसने ये पाया कि फ्यूचर रिटेल किसी इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप में भी है और बयानी को दूर कर दिया स्टॉक मार्केट से। 1 साल के लिए उन पे पेनल्टी भी लगी हो। ये पूरा मामला कब का है, क्या है, क्यों रोक दिया गया, किस तरह से उन्होंने घपला किया? किशोर बियानी पर इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप और उन पर पाबंदी लगना और 1 साल की पाबंदी लगना कि बाजार में शेयर खरीद फरोख्त नहीं कर सकते और पेनल्टी लगना अपने आप में काफी बड़ी घटना होनी चाहिए, क्योंकि किशोर बियानी भारत में रिटेल की किंग है और भारत में रिटेल, ऑर्गेनाइज्ड रिटेल की जो सबसे बड़ी कंपनी थी, जो जहां से खड़ी होती है, अगर उसका मालिक इनसाइडर ट्रेडिंग का में जिम्मेदार पाया जाता है, क्योंकि भारत में वित्तीय अपराधों को इतनी गंभीरता से लेते नहीं। इनसाइडर ट्रेडिंग अमेरिका के बाजार में बहुत बड़ा अपराध है और हमने कई बड़े नामों को लंबे समय तक जेल में रहते देखा इनसाइडर ट्रेडिंग के कारण। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि हम इन अपराधों को या मार्केट के मैनिपुलेशन को बहुत सामान्य स्थिति मानते हैं और अभी भी कुछ बड़े ब्रोकर्स के खिलाफ एक दूसरे मामलों में कार्रवाई जांच चल रही है। मामला 2017 का है जब फ्यूचर रिटेल ने अपनी कंपनी का पुनर्गठन किया था और उसे अलग अलग हिस्सों में बांटा था। फ्यूचर रिटेल की कई सारी कंपनियां, फ्यूचर ग्रुप की कई सारी कंपनियां शेयर बाजार में सूचीबद्ध हैं। उस दौरान ऐसा आरोप है और सेबी ने अपनी इंक्वायरी में पाया कि चूंकि कंपनी के मालिक यही थे और इस रिस्ट्रक्चरिंग के जरिए उन्होंने उस सूचना के जरिए बाजार में अपनी तरफ से ट्रेडिंग करके शेयरों को खरीदने की कोशिश की और प्राइस को मैनिपुलेट किया और ये बहुत सामान्य प्रक्रिया है। मतलब भारत में इनसाइडर ट्रेडिंग का ये सबसे घटिया किस्म का तरीका है कि आप कंपनी के मालिक हो तो आपको कंपनी के बारे में मालूम है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आपके पास है कि कल क्या होने वाला है, आपकी कंपनी 2 हिस्सों में बंटने वाली है, 3 हिस्सों में बंटने वाली है, आपको ऑर्डर मिलने वाला है, आपको कोई सूचना मिलने वाली है। आप और आपके परिवार और आपके आसपास के लोगों से बेहतर कौन जानता है? तो आप सूचना से पहले बाजार में ट्रेड कर लीजिए, उसका मुनाफा कमा लीजिए, बाद में तो कल दूसरी बाकी लोग उस खबर पर रिएक्ट करेंगे और ये वही हुआ। लेकिन सेबी ने जब इससे पहले एक नियामक की बात कर रहे हैं जो सवाल नहीं उठा पाया, जो भारतीय बाजार की प्रतिस्पर्धा को संतुलित करने में या प्रश्न पूछने में या तीनों कंपनियों से जिरह करने में कमजोर रहा, वहीं दूसरी तरफ नियामक ने माफ नहीं किया। किशोर बियानी भी हो और फ्यूचर रिटेल जैसा ब्रांड भी हो और उसके पीछे चाहे उसका भविष्य का समझौता भारत की दुनिया के सबसे बड़े अमीर लोगों में से एक से होने वाला हो, पर सेबी ने किशोर बियानी को माफ नहीं किया और सेबी ने अपनी ताकत, अपने दांत, अपनी क्षमता दिखाते हुए किशोर बियानी जैसे इंडिया के जो रिटेल के मास्टर के जनक हैं उन पे जुर्माना भी लगाया, जो उन्हें 1 साल के लिए रोका और ये फैसला शायद आने वाले समय में नजीर बनेगा। और भारत में और भी इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर और भी सख्त कानूनों की और भी सख्त व्यवस्थाओं की जरूरत है यदि आप चाहते हैं कि भारतीय शेयर बाजार में लोगों का विश्वास बने। इसलिए मानता हूं कि जिस दिन भारतीय शेयर बाजार 50,000 के पर पहुंचा वो सबसे अच्छी खबर थी, पर दूसरी सबसे अच्छी खबर मेरे हिसाब से थी कि सेबी ने भारत में एक बड़े उद्योगपति को, बड़े उद्यमी को इनसाइडर ट्रेडिंग का दोषी पाया और उसे सजा सुनाई, उस पर कार्रवाई की। बिल्कुल निराश आप भी जरूर होंगे, गुस्सा आपको भी जरूर आ रहा होगा जब आप फ्यूचर रिटेल के बारे में इस तरह की खबर सुनते होंगे और आप उन निवेशकों में से होंगे जिन्होंने 400 रुपए के आसपास फ्यूचर रिटेल के शेयर खरीदे थे, जो आज 70-75 रुपए में ट्रेड कर रहे हैं। खैर, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही अच्छी खबरों को ढूंढकर, उनकी बारीकियों को समझने के लिए, समझाने के लिए हम फिर जुड़ेंगे आपके साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।